वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइट्रेशंस के बारे में। वैसे तो बच्चे अगर हम बात करें टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है। मतलब हमें पहले अगर एक्सपेरिमेंटली बताया जाए कि कैसे टाइट्रेशन हो सकती है देन आप उसको आसानी से समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू लॉकडाउन हम आपको जो लैब में इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं या कैसे टाइट्रेशन कैरिड आउट होते हैं वो अभी आपको नहीं करवा पा रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट्स टाइट्रेशंस में यूज किए जाते हैं आप उनके साथ फेमिलियर हो जाएं। तो पहले हम बात करें, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन की। अभी हम जो बेसिक कंसेप्ट होता है किसके पीछे, बिहाइंड टाइट्रेशन इन रेडॉक्स रिएक्शन, उसकी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कुछ डायग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं। इतने सुंदर डायग्राम्स के लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन जैसे भी है आपको समझ आ जाएंगे। तो आप नेट से ब्यूरिट, पिपेट और कॉनिकल फ्लास्क जाकर दोबारा देख भी सकते हैं। तो टाइट्रेशन कैरी आउट करने के लिए हम एक कांच की बनी हुई आप ये बोल सकते हो ब्यूरिट यूज करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, जिसके ऊपर यहाँ पर ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं 0 to 100 ml, कोई 50 ml की भी होती है, कोई यूजुअली 100 और 50 ml की ब्यूरिट हम यूज करते हैं। तो ये मैं 100 ml की ब्यूरिट यहाँ पर यूज कर रही हूँ। ठीक है, इसको हमने लैंप स्टैंड से अटैच किया हुआ है, इसको हैंग किया हुआ है और इसके नीचे मैंने यहाँ पर एक कंटेनर रखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कॉनिकल फ्लास्क एज वेल एज इट इज आल्सो कॉल्ड टाइट्रेशन फ्लास्क। इसको कॉनिकल फ्लास्क क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन फ्लास्क बोलते हैं। यहाँ पर एक और हमने आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं पिपेट। पिपेट का काम होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 10 ml, इस पे से निशान होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें जो सॉल्यूशन भरा होगा उसकी अमाउंट कितनी होगी 10 ml। ये 20 ml की भी हो सकती है, 10 ml की भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर 10 ml की पिपेट यूज कर रहे हैं। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हो यहाँ पर यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, दैट इज कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट और ये क्लैंप स्टैंड है और ये क्या है हमारी पिपेट है। ठीक है, तो इनका यूज क्या करना है, कैसे हमें यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज टाइट्रेशन। ये डायग्राम्स देखने के बाद टाइट्रेशन क्या होती है। देखिए बच्चे, मैं सिंपल पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बता रही हूँ, फिर फर्दर मूव करेंगे। यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया जाता है। ये जो हम सॉल्यूशन लेते हैं इस सॉल्यूशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ से पिपेट को तो हटा रही हूँ, ठीक है, ये हमने हटा दिया। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी नोन हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी हमें मालूम हो, ऐसे सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो यहाँ पर लिया जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम टाइट्रेंट भी बोल देते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेंट, मतलब जिसकी टाइट्रेशन हमने कैरिड आउट करनी है। ठीक है, एक सॉल्यूशन यहाँ पे लिया जाता है जिसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी नोन हो। एक सॉल्यूशन हम इसमें लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में या टाइट्रेशन फ्लास्क में। यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया जाता है उसको बोलते हैं एनालाइट। उसको क्या बोलते हैं, एनालाइट। ठीक है, यानी कि जो एनालिसिस करेगा कि कितना सब्सटेंस इसमें ऐड करने से एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन लेते हैं या रिएजेंट लेते हैं उसको एनालाइट, यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन या रिएजेंट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेंट। तो किया क्या जाता है, देखिए यहाँ पर एक नोब लगी है। ये नोब जो है इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बंद किया जा सकता है। जब आप इसको बंद कर दोगे तो इसमें से जो लिक्विड इसमें गिर रहा है वो बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले रहे हैं। पहले मैं बात कर रही हूँ टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज टाइट्रेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच two reagents are mixed with each other completely so that the neutralization occur। ठीक है ना, हम क्या बोल रहे हैं, टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन in which two reagents react with each other completely। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या क्या यूज किया जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो लिक्विड सोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट, इसमें जो लिक्विड सोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं एनालाइट। यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है उसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी हमें मालूम होती है, यहाँ पर जो सोल्यूशन होता है उसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी हमें यहाँ पर मालूम नहीं होती है। समझ आ रही है भाई।
यहाँ पे जो हमने पिपेट लिया था, हम देखिए इसको क्या करते हैं, जीरो यहाँ तक, इसको जीरो तक भर लिया जाता है, किसको, इस ब्यूरेट को यहाँ तक जीरो तक फिल कर लिया जाता है लिक्विड सॉल्यूशन से। मान लिया मैंने कहा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, एसिड और बेस टाइट्रेशन। मेरा एम क्या है एसिड और बेस टाइट्रेशन कैरी आउट कराने का, मेरा एम है कि ताकि मुझे ये पता चले कितना एसिड कितने बेस को एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज कर सकता है। देखिए बच्चे, मेरे पास एक एसिड है, हमारी HCl है, दूसरा मेरे पास एक कंटेनर के अंदर यहाँ पर NaOH है बेस, ठीक है, एक के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या है HCl। लेकिन मैंने इन दोनों को मिलाया एक बड़े बीकर में, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या मुझे ये पता चल सकता है कि मैं कितना HCl कितने NaOH में ऐड करूं ताकि मेरी एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, सोल्ट एंड वाटर। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें 2 ml डालूं, मैं इसमें 4 ml डालूं, मैं इसमें 10 ml डालूं, कितना डालूं, मतलब मुझे नहीं मालूम है व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट इज द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जिस पर एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। तो मुझे नहीं मालूम मैं कितना एसिड कितने बेस को एक दूसरे के साथ मिक्स करूं कि एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। तो इसीलिए टाइट्रेशन कैरिड आउट की जाती है ताकि हमें एंड पॉइंट का पता चल जाए। तो एंड पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जिस पर एसिड और बेस आपस में एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। अब देखिए, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई एसिड लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल HCl, इसके अंदर हमने लिया हुआ है NaOH। ये जो HCl है इसकी मुझे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मालूम है, और यहाँ पर जो मैंने NaOH लिया उसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी मुझे मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको तो जीरो तक भर लिया, मतलब इसमें 100 ml सोल्यूशन है किसका, HCl का। इसके अंदर ये जो हमने पिपेट ली थी यहाँ पे, इस पिपेट से 10 ml सोल्यूशन या 20 ml सोल्यूशन जितना भी रिक्वायर्ड होता है, गिवन होता है आपको कि 10 ले लीजिए 20 ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 10 ml सोल्यूशन आपने यहाँ पर पिपेट आउट कर लिया, पिपेट आउट 10 ml सोल्यूशन इनटू दिस वन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से एसिड इसके अंदर ऐड करना शुरू किया, मैं कर रही हूँ, लेकिन क्या मुझे कब पता चलेगा कि 10 ml में कितना HCl ऐड करूँ कि एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन का पता चल जाए, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इट्स मीन दैट एंड पॉइंट को एनालाइज करने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, ये जो हमारा सोल्यूशन बना हुआ है इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इंडिकेटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, इंडिकेटर। और जो इंडिकेटर्स होंगे वो क्या करेंगे, कलर चेंज शो करेंगे, कलर चेंज एट एंड पॉइंट, कलर चेंज एट एंड पॉइंट पे कलर चेंज शो करेंगे। इट्स मीन दैट अगर मैंने एसिड को बेस में डालना शुरू किया और मैंने इसमें इंडिकेटर डाला हुआ है, फिनोफ्थलीन डाला हुआ है या मिथाइल ऑरेंज डाला हुआ है। अगर आपको याद हो 10th क्लास में हम पढ़ते थे कि फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज एसिड बेस टाइट्रेशन में एज अ इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। तो अगर हम फिनोफ्थलीन की बात करें, ये एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा होता है, कलरलेस, और बेस में ये कैसा होता है, पिंक, बेस में कैसा होता है, पिंक। और अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज की, जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिड में होता है बेटा रेड, और बेस के अंदर अगर आप इसको डाल दो इसका कलर होता है येलो। तो इसमें दैट ये जो इंडिकेटर्स हैं ये कलर चेंज से हमें शो करेंगे कि अब एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो गई है, आप इस नोब को यहाँ से बंद कर दीजिए। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमें एंड पॉइंट पता चल जाता है, हमें ये पता चल जाता है 10 ml NaOH को कितना ml, क्योंकि यहाँ तो सारी रीडिंग है, जितना यहाँ पे आपने यूज किया, 10 किया है, 12 किया है, 15 किया है, 20 किया है, यहाँ से आपको रीडिंग पता चल गई कि कितना ml HCl एग्जैक्ट 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ऐसी टाइट्रेशन को हम बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। लेकिन हमारा टॉपिक एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं है, हमारा टॉपिक है रेडॉक्स टाइट्रेशन। लेकिन रेडॉक्स टाइट्रेशन को पढ़ने के लिए हमें पहले एसिड बेस टाइट्रेशन का बेसिक्स पढ़ना था, ठीक है। अब आ जाइए हम रेडॉक्स रिएक्शन में क्या करते हैं। देखिए बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन में हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ KMnO4 विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रही हूँ, मान लिया मैं यूज कर रही हूँ ऑक्सैलिक एसिड या फिर ऑक्सिलेट आयन बोल सकते हो, C2O4 2 नेगेटिव, या बोल सकते हो आयरन का कोई +2 मैं सोल्ट यहाँ पर ले रही हूँ। मतलब मुझे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब
यहाँ पर मैंने लिया हुआ है क्या, KMnO4 का सोल्यूशन। यहाँ पर मुझे क्या लिया हुआ है, KMnO4 का सोल्यूशन, जिसका कलर होता है पर्पल। कैसा कलर होता है, पर्पल कलर। KMnO4 का सोल्यूशन पर्पल सोल्यूशन होता है। और ये जो KMnO4 है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका कलर है पर्पल। और ये मैंने कैसा सोल्यूशन बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जिसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी मुझे मालूम है। इसमें भर लिया। अब आपको बोला गया कि आप बताइए कि कितना KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये सॉल्यूशन आपने बनाया है। ये वाला सॉल्यूशन जो है, यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है NaOH नहीं, अब हमारे पास ऊपर है कौन, KMnO4, नीचे क्या है हमारा ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। समझ में आ रही, ये हमने बनाया हुआ है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर हमने ये जो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पर हमने ले लिया 10 ml। उसके बाद हमने ऊपर से KMnO4 को इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू किया। ठीक है, अब हमें दिक्कत ये है कि पता कैसे चलेगा कि इस 10 ml किसको, ऑक्सैलिक एसिड को, कितना KMnO4 का सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब कब मुझे पता चलेगा कि इन दोनों की एग्जैक्ट एक प्रकार से एंड पॉइंट आ गया है, एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया है। ये देखने के लिए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो KMnO4 होता है बेटा, अगर मैं इस टाइट्रेशन की बात करूँ, KMnO4 वाली जो टाइट्रेशन होती है, इसमें जो एंड पॉइंट होता है वो होता है डिसअपियरेंस ऑफ, आप बोल सकते हो पर्पल कलर ऑफ KMnO4 और अपीयरेंस ऑफ लाइट पिंक टिंट कलर, या आप बोल सकते हो टिंट ऑफ लाइट पिंक कलर। मतलब जैसे KMnO4 सॉल्यूशन आप इसमें ऐड कर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, नीचे से फनल को इसको पकड़िए और इसको ऐसे रोटेट करते हैं, जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से सॉल्यूशन गिर रहा है, ये आपने पकड़ी हुई है और आप इसको लगातार हिला रहे हैं, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, जैसे ही पर्पल कलर KMnO4 सॉल्यूशन इसमें डलता है, वो कलरलेस होता जाता है, डलता है कलरलेस, कलर चेंज होता रहता है। अब आप क्या करिए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एकदम से आपने एक ड्रॉप इसके अंदर डाल तो रहे थे आप क्वांटिटी में, लेकिन मान लिया ये 10 ml इसमें ऐड हो गया, 15 ml के अप्रोक्सीमेट ऐड हो गया, लेकिन 15 ml के बाद जैसे आपने एक ड्रॉप इसमें डाली, आपने देखा कि एकदम से लाइट पिंक शेड यहाँ पर आ गई। आप नोब को बंद कर दीजिए, आप इसको अच्छे से शेक कीजिए, क्या पिंक कलर डिसअपियर तो नहीं हुआ है। अगर आपने देखा कि डिसअपियर हो गया तो फिर से वापस डालिए, अगर नहीं हुआ है तो आप क्या करिए, वो जो परमानेंट लाइट पिंक कलर आ गया है वो है आपका एंड पॉइंट। अब आप इसमें रीडिंग नोट कर लीजिए कि किस पॉइंट पर वो परमानेंट लाइट पिंक कलर अपीयर हुआ है, वो हो गया आपका एंड पॉइंट। और ये हो गई एग्जैक्ट रिएक्शन कि 10 ml ऑक्सैलिक एसिड को, यहाँ से रीडिंग चेक करिए, इतना ml क्या KMnO4 एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन कर सकता है। तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके, कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके और फिर उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ये देखने के लिए तो ये होता है बेसिस ऑफ टाइट्रेशन। तो अगर मैं बात करूँ बेटा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और हमारी जो रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, उनमें डिफरेंस किसमें आता है, उनमें जो डिफरेंस आता है वो आता है इंडिकेटर में। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन डिफर इन केस ऑफ चूजिंग इंडिकेटर। तो लेट मी टॉक अबाउट इंडिकेटर्स। हमें मालूम है इंडिकेटर्स क्या करते हैं, एंड पॉइंट को, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, एंड पॉइंट को एनालाइज करने में हमारी सहायता करते हैं। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हेल्प टू डिटेक्ट एंड पॉइंट, हेल्प टू डिटेक्ट एंड पॉइंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिकेटर की। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि एक तो होता है सेल्फ इंडिकेटर, एक क्या होता है सेल्फ इंडिकेटर। देखिए बच्चे, सेल्फ इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसी सब्सटेंस कोई, ऐसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऐसा कोई रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ही इंडिकेटर की तरह काम करे, उसमें बाहर से इंडिकेटर डालने की जरूरत ना पड़े। जैसे आप बोल सकते हो KMnO4 या फिर MnO4 नेगेटिव, इट एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर, इट एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर। मतलब इसमें बाहर से कोई इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर इस टाइट्रेशन का मैं एंड पॉइंट आपको बताऊं, अभी मैंने बता भी दिया, इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है क्या, अपीयरेंस ऑफ लाइट पिंक कलर। और ये जो लाइट पिंक कलर होता है ये परमानेंट होना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि आपने पहले तो एकदम से कलर दिख गया, लेकिन आपने जैसे इसको रोटेट किया, शेक किया इस सॉल्यूशन को, वो डिसअपियर हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, परमानेंट पिंक कलर होना चाहिए। तो एंड पॉइंट क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ लाइट पिंक कलर। KMnO4 पर्पल सोल्यूशन था, इसको इसमें आप डाल रहे थे, कॉन्टिन्यूटी में नीचे वाले बीकर को शेक कर रहे थे, हिला रहे थे, और ये KMnO4 जो हो रहा था इसका कलर डिसअपियर होता जा रहा था। धीरे 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 एक ऐसा पॉइंट आया कि एक ड्रॉप डालने पर यहाँ पर क्या हो गया, लाइट पिंक कलर आ गया परमानेंट। तो इसका मतलब ये एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट पे हमें यहाँ से नोट को बंद कर देना है, यहाँ से रीडिंग नोट करनी है, और उस रीडिंग से हमें पता चल जाएगा कि 10 ml जो हमने लिया था उसको कितना KMnO4 चाहिएगा ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, कितने ऑक्सैलिक एसिड, 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को कितना KMnO4 चाहिएगा ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, दिस इज द एंड पॉइंट। तो ये है इसकी टाइट्रेशन, KMnO4 की टाइट्रेशन, जिसमें एंड पॉइंट ये होता है नो एक्सटर्नल इंडिकेटर इज एडेड इन दिस, इट हैव ऑलरेडी इट एक्ट ऑलरेडी एज ए इंडिकेटर। ठीक है, तो बाहर से कुछ नहीं डाला है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, ये एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि बेटा ये टाइट्रेशन फिर आपको लैब में करनी भी होती है। ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन अनदर टाइप ऑफ टाइट्रेशन, दैट इज टाइट्रेशन ऑफ K2Cr2O7, या आप इसको लिख सकते हो Cr2O7 टू नेगेटिव टाइट्रेशन। K2Cr2O7 टू नेगेटिव टाइट्रेशन मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो टाइट्रेशन होती है बेटा, इसके अंदर कोई ऐसा ड्रामेटिक कलर चेंज नहीं होता जैसा कि KMnO4 की टाइट्रेशन में होता है। वहाँ तो अपने आप ही कलर चेंज हो जाता है, हमने कहा कि पर्पल कलर डिसअपियर होता रहता है और लास्ट में लाइट पिंक कलर अपीयर हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिए, एक ड्रॉप डालते हैं अगर पिंक आ गया तो उसको बंद कर दीजिए, ज्यादा डालेंगे तो फिर आपकी रीडिंग जो है वो फ्लक्चुएट करेंगे, एंड पॉइंट की रीडिंग फ्लक्चुएट करेंगे। तो K2Cr2O7 ये इट डज नॉट एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर, ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम नहीं करता, इसीलिए सम अदर इंडिकेटर्स आर एडेड टू इट, कुछ और इंडिकेटर्स के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये खुद इंडिकेटर की तरह काम नहीं करता एंड पॉइंट को एनालाइज करने के लिए। तो बेटा इसमें जो इंडिकेटर्स ऐड करते हैं वो दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं देयर आर टू टाइप ऑफ इंडिकेटर, वन इज इंटरनल इंडिकेटर्स, ठीक है, इंटरनल इंडिकेटर्स, दूसरे हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर। अगर मैं बात करूं इंटरनल इंडिकेटर की, तो यहाँ पे लिखते क्या, तो फिर थोड़ा सा आपको लंबा चाहिएगा, यहाँ पर लिखते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं देयर आर टू टाइप, इंटरनल इंडिकेटर और एक्सटर्नल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर और एक्सटर्नल इंडिकेटर। तो ये बता दो, मैं इंटरनल इंडिकेटर की बात करूं, जैसे मैं कह दूं डाइफिनाइल अमाइड, ठीक है, एनफिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड, ये कैसे इंडिकेटर है, ये है इंटरनल इंडिकेटर। और अगर मैं एक्सटर्नल इंडिकेटर में बात करूं, K3FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड, these are two internal indicator, this is external indicator। देखिए अगर मैं बात करूं इंटरनल इंडिकेटर का मीनिंग ये होता है, अब हम यहाँ पर KMnO4 नहीं ले रहे हैं, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं जो सोल्यूशन ले रहे हैं बच्चे, वो हम ले रहे हैं Cr2O7 नेगेटिव या K2Cr2O7 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड भी ले सकते हैं, कोई और आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, यहाँ पर मान लिया हमने ऑक्सैलिक एसिड ही हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि Cr2O7 कितना चाहिएगा किसको, ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। पहले केस में तो हमने इंडिकेटर डाला ही था, इस केस में या तो आप इसमें टाइट्रेशन शुरू करने से पहले इसमें 10 ml प्रिपेट आउट किया ऑक्सैलिक एसिड और इसमें थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइफिनाइलामाइड डाल दो या फिर एनफिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड डाल दो, या तो ये डाल दो या ये डाल दो, थोड़ी सी ड्रॉप पहले ही, मतलब टाइट्रेशन कैरिड आउट करने से पहले इंडिकेटर डाल दो। तो इसलिए हमने इसको क्या
क्या बोला, इंटरनल इंडिकेटर। लेकिन ये जो है पोटेशियम फेरिसाइनाइड ये एक्सटर्नल इंडिकेटर है, मतलब इसमें नहीं डालते, इसमें टाइट्रेशन करते हुए नहीं डालते। अभी बात करेंगे क्या करते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डाइफिनाइल अमाइन की, बेटा जब डाइफिनाइल अमाइन होता है इसका कलर जो चेंज होता है वो होता है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन से वायलेट। ठीक है, ब्लू ग्रीन से कैसा चेंज हो जाता है, ब्लू वायलेट आप बोल सकते हैं। ब्लू ग्रीन से क्या चेंज होता है, ब्लू वायलेट। इसका मतलब डाइफिनाइल अमाइन ब्लू ग्रीन होता है, लेकिन जब एंड पॉइंट आता है तो ब्लू वायलेट कलर हमें दिखाई देता है। दिस इज द एंड पॉइंट इफ डाइफिनाइल अमाइन इज एडेड टू इसमें ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है ना, दिस इज द एंड पॉइंट। अगर मैं बात करूं एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड, जब आप एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड डालते हैं तो कलर चेंज क्या होता है, ग्रीन से रेड वायलेट, यानी कि स्टार्टिंग में होता है ग्रीन और रेड वायलेट इसका क्या है, एंड पॉइंट है। तो रेड वायलेट हो जाएगा एंड पॉइंट पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोटेशियम फेरिसाइनाइड की, पोटेशियम फेरिसाइनाइड के केस में बेटा पहले ब्लू कलर आता है, वी चेंज इनटू ग्रीन, और जो इसका एंड पॉइंट है वो है ब्राउनिश येलो। वो क्या है, ब्राउनिश येलो। देखिए आप चाहें कि ये कलर चेंज याद रख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप सबके कलर चेंज याद रखें कि कैसा कलर चेंज होगा। वो तो जब आप टाइट्रेशन कैरी आउट करवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता ही होता है, धीरे धीरे आप सीख जाते हैं कि इसमें कैसा कलर चेंज आएगा। समझ में आ रही है। तो मैं बात करती हूँ डाइफिनाइल अमाइन। मैंने कहा कि ये क्या है, एक इंटरनल इंडिकेटर जो पहले डालते हैं, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, लेकिन बाद में एंड पॉइंट पर ये ब्लू वायलेट हो जाएगा। अगर आपने डाला हुआ है एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड तो वो ग्रीन कलर का इनिशियल सोल्यूशन होता है, लेकिन बाद में ये जो सोल्यूशन है इसमें रेड वायलेट कलर आ जाएगा, वो होगा आपका एंड पॉइंट। अगर आपने एक्सटर्नल इंडिकेटर की बात करते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर हमने कहा इसमें डाले नहीं जाते हैं। क्या किया जाता है, लैब में एक आपके जहां पर आप टाइट्रेशन कर रहे हो एक टाइल को अच्छे से साफ कर लीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उस पे आपने आपका जो इंडिकेटर है उसके ऐसे ड्रॉप्स रख लेनी है। ठीक है, टाइल को साफ किया अच्छे से, उसके ऊपर एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड की ड्रॉप्स रख दी, बहुत सारी छोटी छोटी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, Cr2O7 का सोल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते गए, थोड़ा सा डाला, उसके बाद क्या किया, उसको रोका, एक ग्लास रोड ली। ग्लास रोड का मतलब होता है छोटी सी रोड होती है बेटा जो ग्लास की बनी होती है। इस ग्लास रोड को आपने क्या करना है, इस सोल्यूशन में डिप करना है। इसको बंद कर दो पहले, इस सोल्यूशन में डिप किया और उसकी जो ड्रॉप निकली है उस ड्रॉप को ये एक ड्रॉप ऑफ एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड के ऊपर डाल दो। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन तो शुरू हो चुका है, इसमें डाल रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन तो शुरू हो चुका है। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे यहाँ पर कैसा कलर आएगा, ब्लू। ठीक है, अभी एंड पॉइंट इसका मतलब नहीं आया है। फिर से आप टाइट्रेशन शुरू करिए, ये नोब खोलिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें सोल्यूशन डालना शुरू करिए। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद वापिस यहाँ से नोब बंद करिए, जो ग्लास रोड आपने ली थी पहले उसको वॉश कर लीजिए, वापिस उस वॉश ग्लास रोड को इसमें डिप करिए, ये जो सोल्यूशन है, फिर से इसकी एक ड्रॉप निकालिए, यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये कैसा हो गया है, ग्रीन कलर, यानी कि इंडिकेटर का कलर कैसा हो गया, ग्रीन। ठीक है, इसका मतलब अभी भी एंड पॉइंट नहीं आया। फिर से इस नोब को खोलिए और धीरे धीरे फिर से इसमें क्या डालना शुरू कीजिए, ऑक्सैलिक एसिड। फिर नोब को फिर से बंद करिए, 2 3 4 ड्रॉप डाल के नोब को फिर से बंद करिए, फिर से ग्लास रोड को वॉश करिए और इसमें से एक ड्रॉप वापस निकालिए, इसमें डाल दीजिए। हो सकता है कि अभी भी आपका रिजल्ट ना आया हो, अभी भी वो ग्रीन ही रहेगा। अगर वो अभी भी ग्रीन है तो वापस और ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड में और ज्यादा Cr2O7 डालिए। अगर आपका एंड पॉइंट आ जाएगा तो एंड पॉइंट पे लास्ट में इसमें से जो सोल्यूशन आप इसके ऊपर डालोगे इंडिकेटर के ऊपर, ये हो जाएगा कैसा, ब्राउनिश येलो। कैसा हो जाएगा, ब्राउन येलो। इट्स मीन दैट अब एंड पॉइंट आ चुका है। नोब को बंद कर दीजिए, यहाँ पर रीडिंग चेक कर लीजिए कि कितना K2Cr2O7 कितना चाहिए था इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यहाँ पर कितना ml हमने लिया था, 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना K2Cr2O7 रिक्वायर्ड हुआ। तो ये होता है हमारा बेसिस ऑफ टाइट्रेशन। दिस इज द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन। एक बार वापस बताती हूँ, पहली वाली टाइट्रेशन में हमने कहा कि क्या लिया, KMnO4 जो कि सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम कर रहा था। अगर आप कर रहे हैं K2Cr2O7 की टाइट्रेशन, इसमें ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम नहीं करता, हम कुछ और इंडिकेटर्स यूज करते हैं। हमने कहा इंडिकेटर्स 2 टाइप होते हैं, पर्टिकुलर, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल इंडिकेटर के नाम लिखे हैं, कलर चेंज लिखे हैं। मैंने कहा नेसेसरी नहीं है कि आप कलर क्रैम करें। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, पहले ही टाइट्रेशन कराने से पहले इसमें क्या डाला हमने, ऑक्सैलिक एसिड 10 डाला 20 डाला, वो डिपेंड करता है कितने की एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन देखना चाहते हैं। हम 10 लेके चल रहे हैं तो अभी मैं 10 की बात करूंगी। तो 10 ml लिया मैंने यहाँ पर और उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इनमें से किसी एक इंडिकेटर की ऐड कर दी। फिर ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन डालना शुरू किया। एंड पॉइंट पे अगर ये डाला है ये कलर आ जाएगा, अगर ये डाला है तो ये कलर आ जाएगा। एंड पॉइंट पे रोक लीजिए, नोट कर लीजिए कि कितना K2Cr2O7 रिक्वायर्ड हुआ क्या करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए किसको, ऑक्सैलिक एसिड को। ठीक है। दूसरे केस में अगर हम एक्सटर्नल इंडिकेटर डालते हैं, मतलब ये नहीं डाल रहे, इसके अंदर नहीं डाल रहे, हमें चाहिए कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर, तो एक्सटर्नल इंडिकेटर को इसमें नहीं डालते, इनकी तो रिएक्शन करवाते रहते हैं ऐसे। एक साफ क्लीन टाइम लेते हैं, उसके ऊपर इंडिकेटर की ड्रॉप्स डाल लेते हैं। ठीक है। फिर ये रिएक्शन शुरू की, थोड़ी सी रिएक्शन होने के बाद नोब बंद करी, वहां से जो नीचे वाली टाइट्रेशन फ्लास्क था उसमें से सॉल्यूशन निकाला और इंडिकेटर के ऊपर डाला। देखा ब्लू कलर था, ग्रीन था, ग्रीन था, डार्क ग्रीन था, और ज्यादा डार्क ग्रीन था, फाइनली ब्राउन येलो आया। जब तक ब्राउन येलो कलर ना आ जाए या फिर येलोइश ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक आपने टाइट्रेशन कैरिड आउट रखनी है। येलोइश ब्राउन आने के बाद बंद कर दीजिए नोब को, वो आपकी एंड पॉइंट है। यहाँ तो सॉल्यूशन आपको मालूम ही था कितना लिया है, ये आपको यहाँ से रीडिंग पता चल जाएगी कि कितना Cr2O7 नेगेटिव आपने यूज किया है, क्या करने के लिए, न्यूट्रल ऑक्सीडाइज करने के लिए, किसको, ऑक्सैलिक एसिड को। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर। ठीक है। एक इंडिकेटर और यूज किया जाता है, दैट इज स्टार्च। स्टार्च कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर, लेकिन जो स्टार्च है वो क्या करता है, यूज किया जाता है इसके साथ ओनली विद आयोडीन, क्योंकि एंड पॉइंट क्या होता है इस पे, इंटेंस ब्लू कलर, इंटेंस ब्लू कलर। ठीक है। एंड पॉइंट क्या होता है, इंटेंस ब्लू कलर, किसकी टाइट्रेशन का, स्टार्च की टाइट्रेशन का। और जो स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ ही क्या देता है, इंटेंस ब्लू कलर देता है। तो इसका मतलब आप आयोडीन को एज ए इंडिकेटर, सॉरी स्टार्च को एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, सिर्फ किसकी टाइट्रेशन में, आयोडीन की टाइट्रेशन में। किसमें, या तो जिसमें आयोडीन बन रहा है या ऐसी टाइट्रेशन में जिसमें आयोडीन क्या हो रहा है, आई नेगेटिव में चेंज हो रहा है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें Cu2 पॉजिटिव I2 के साथ रिएक्शन करके, I नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके Cu2I2 एंड I2 बनाता है। ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 4I आई थिंक बैलेंस हो गई। तो इस रिएक्शन में देखिए I नेगेटिव किस में जा रहा है, I2 में जा रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन का एंड पॉइंट क्या होगा, इंटेंस ब्लू कलर है, इंटेंस ब्लू कलर है। इसका मतलब इसमें आप कैसी टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव के टाइट्रेशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है। या सोडियम थायोसल्फेट S2O3 2 नेगेटिव या Na2S2O3, ऐसी टाइट्रेशन में जिसमें I2 जो है वो चेंज होता है किसमें, S4O6 2 नेगेटिव प्लस 2I नेगेटिव। तो इसके 2 मोल्स मुझे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, I2 0 से किस में चला गया, -1 में। यहाँ पे -1 से किस में चला गया, 0 में। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। I2 किससे, 0 से -1 में। यहाँ पर फाइनली क्या होता है, I नेगेटिव, तो यहाँ पे रिवर्स होगा, मतलब इंटेंस ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। कब, जब कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है। तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा, डिसअपियरेंस ऑफ इंटेंस ब्लू कलर, और इसका एंड पॉइंट क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ इंटेंस ब्लू कलर। तो आयोडीन के साथ आप स्टार्च एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि आयोडीन स्टार्च के साथ इंटेंस डार्क ब्लू कलर बनाता है, और ये कुछ स्पेसिफिक टाइट्रेशन में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव की टाइट्रेशन या सोडियम थायोसल्फेट आयन की टाइट्रेशन। तो इनमें I नेगेटिव I2 में, I2 I नेगेटिव में, यहाँ पर है एंड पॉइंट है इंटेंस ब्लू कलर अपीयर होना, यहाँ पर एंड पॉइंट है इंटेंस ब्लू कलर डिसअपियर होना। ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि जो I2 होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, I2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। बट in presence of Ki, it is water soluble. It is a water
soluble. Why? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, क्यों? वैसे तो I2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर पोलर है, I2 नॉन पोलर है, लेकिन फिर भी Ki के प्रेजेंस में ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। इसका रीजन होता है क्योंकि I2 Ki के प्रेजेंस में I2 Ki3 कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि आयोडीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट इन प्रेजेंस ऑफ Ki इट इज वाटर सॉल्युबल, तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ki3 एंड दिस जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है दिस इज वाटर सॉल्युबल। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ टाइट्रेशन। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि कितने टाइप की टाइट्रेशन हो सकती हैं। वैसे तो उनमें बातों ऑलरेडी करी चुकी है, बीच बीच में मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ कुछ रिएक्शंस की डिस्कशन करेंगे कि इस टाइट्रेशन में KMnO4 की टाइट्रेशन में ये रिएक्शन हो सकती है, K2Cr2 की टाइट्रेशन में ये रिएक्शन हो सकती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे। प्लीज इसको अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।